गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे थे कि इतिहास कैसे पढ़ा जाता है, इतिहास के प्रश्न पत्रों को कैसे लिखा जाता है। उन सब के फॉर्मेलिटी पूरा करने के बाद अब हम आते हैं आज से आपके सेपरेट क्लास की। तो आज से हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। तो आज से हमारा पहला टॉपिक पाषाण काल है। हम यहीं से इतिहास की शुरुआत करते हैं। इसका पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट 2 आएगा अभी। तो पाषाण काल किसे कहते हैं, सिंपल सा लैंग्वेज में समझना है आपको, एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि आपको विद्वान बनना है, हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो एग्ज़ाम के क्लियर करने के दृष्टि से आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स बनाया गया है जो एग्ज़ाम में सिर्फ यही पूछा जाता है। तो हमें ज़्यादा कहानी न पढ़ करके ओरिजिनल जो चीज़ें पूछी जाती है हमें उसी पर फोकस करना है। तो पाषाण काल, स्टोन एज, यहीं से हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत होती है। तो हम यहीं से पढ़ाई करेंगे। तो हमारे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 कालखंड है? एक है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ये तीनों काल मिल करके पाषाण काल कहलाते हैं। इसके बाद आती है ताम्र पाषाण काल। ये टॉपिक क्लियर होने के बाद अगला टॉपिक आएगा ताम्र पाषाण काल, और उसी ताम्र पाषाण काल के ही अंदर एक विकसित सभ्यता विकसित हुई थी जिसका नाम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। तो अगली हम उसको पढ़ेंगे। तो पहले अब हम पढ़ते हैं पाषाण काल। पाषाण काल में हमें पढ़ना क्या है? पाषाण काल में सिर्फ और सिर्फ हमें 2 ही चीज़ पढ़ना है। मैं मूल कॉन्सेप्ट ही आपको समझा रहा हूँ कि कैसे इतिहास पढ़ना है। तो पाषाण काल को पढ़ना है तो सिर्फ 2 ही चीज़ पढ़ना है पाषाण काल में। पहला ये पढ़ना है कि इस कालखंड में कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, पहला ये पढ़ना है। और इसका दूसरा टॉपिक जो पार्ट 2 में आएगा, इसकी संस्कृति के बारे में, कि पूरा पाषाण काल में कौन सी संस्कृति रही थी, मध्य पाषाण काल में कौन सी संस्कृति रही थी और नवपाषाण काल में कौन सी संस्कृति रही थी, और उनका क्या क्या सामाजिक जीवन रहा होगा या कैसा वो लोग जीवन जीते थे, और कौन कौन सा औजार मिला है। तो हमें यही 2 चीज़ पढ़ना है पाषाण काल में। कौन कौन सी चीज़ है? पहला ये पढ़ना है कि कौन से कालखंड में कौन से स्थल भारत में किस स्थान पर पाए गए हैं, और दूसरा ये कि इन कालखंडों की विभिन्न संस्कृतियां रही है, उन संस्कृतियों को पढ़ना है। सिर्फ यही 2 चीज़ पढ़ने हैं। तो पहला वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कि कौन से स्थल कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बस इतना ही आपको याद करना है। यूपीएससी मेंस में ऑप्शनल पेपर में, जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर है, उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है ये। वहाँ यहाँ से 50 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं ऑप्शनल पेपर में। बाकी बीपीएससी के अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं या यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स दे रहे हैं या मेंस भी देते हैं, तो यहाँ से 1-2 सवाल हमेशा आते हैं। तो एक समग्र दृष्टि से हम इसकी तैयारी करेंगे। तो इसमें प्रीलिम्स मेंस सब समाहित है और साथ ही साथ ऑप्शनल पेपर भी समाहित है। तो अलग से पढ़ाई नहीं होती है। पीटी, मेंस और ऑप्शनल ये सब एक ही वृक्ष की सभी जड़ें हैं, एक ही वृक्ष की सब शाखाएं हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पाषाण काल को। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इतिहासकारों ने पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांट दिया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल। इतिहासकारों ने अपने समझने के लिए इस कालखंड को 3 भागों में फिर से बांट दिया है। तो हम ये अब देखेंगे इसका कालखंड। तो निम्न पूरा पाषाण काल हमारा 2.5 लाख BC से हमारा भारतीय इतिहास शुरू हो जाता है। यहीं से हमें अवशेष, कंकाल ये सब मिलना शुरू हो जाता है। तो 2.5 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल तक की जो घटनाएं हैं
उसे हम निम्न पूरा पाषाण काल कहते हैं। फिर इसके बाद 1,00,000 BC से लेकर 40,000 BC तक की जो घटनाएं हैं या कालखंड या जो मिली हैं स्थल, उसको हम मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। और इसके बाद 40,000 से 10,000 BC का कालखंड है, उसे हम उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। तो पूरा पाषाण काल को अगर हम टाइम पीरियड अगर रखें तो हमको रखना होगा 2.5 लाख से लेकर के हम यहाँ 10,00,000 BC रख सकते हैं, और इसी को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। तो अब हमें मेन जो याद हमें करना है, मेन हमें ये याद करना है कि कौन से कालखंड में कौन से स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि उस स्थल से कौन कौन से औजार मिले हैं। तो अब हम देखते हैं। हाँ, तो एक बार हम कालखंड को देख लिए यहाँ तक। अब मध्य पाषाण काल का कालखंड है 10,000 से 4,000 BC, और नव पाषाण काल का 4,000 से 10,000 ये 1,000 BC है। मैं आप लोगों को फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कालखंड हमने लिखा है, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग प्रकार के आपको ये डेट मिलेंगे। तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिएगा कि ये कालखंड आपको अगर कोई बुक में ना मिले तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कालखंड सिर्फ एक समझने के लिए है कि कहाँ से हम कहाँ तक पहुँचे, बस उसके लिए है। इसमें आपका हेर फेर हो सकता है और ये कभी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस समझने के लिए ये दिया जाता है। तो आइए, निम्न पूरा पाषाण काल में अब हम देखते हैं कौन कौन से स्थल भारत के कौन कौन से स्थल पे मिले हैं। तो आइए, निम्न पूरा पाषाण काल में सोहन घाटी, ये सोहन घाटी मिली है कहाँ पर? आज के पाकिस्तान में। तो देखिए 1 नंबर हमने जो दिया है इस मैप का 1 नंबर जगह पे दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सोहन घाटी सभ्यता जो विकसित हुई थी, यानी कि वहाँ गांव मिले थे, वो भारत के किस क्षेत्र में मिले थे? तो पश्चिमोत्तर भारत में मिले थे, जो आज पाकिस्तान में चला गया है। तो यहाँ पे सोहन घाटी स्थल है। इसके बाद पलवरम है, पलवरम के सामने 2 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पर है, तो ये पलवरम है जो मद्रास में है। और भारत में सबसे पहली बार यहीं पर खुदाई किया था एक वैज्ञानिक ने, ब्रूसफुट। ये ब्रूसफुट नामक ये पुरातत्ववेदा थे जो भारत में आकर के यहाँ पे खुदाई करते थे, आर्कियोलॉजिकल विभाग के ये थे। तो इन्होंने 1863 ईस्वी में सबसे पहले हैंड एक्स औजार की खोज किया, और तब हमें मालूम चला कि हमारी संस्कृति निम्न पूरा पाषाण काल से शुरू होती है। तो इन्हीं का खोज करने का श्रेय जाता है भारतीय ये पूरा पाषाण काल के खोज करने का। तो ये हमने देखा पलवरम मद्रास में है। फिर इसके बाद अतिरम पक्कम, ये कहाँ है? ये भी मद्रास में है। फिर गुडियाम, ये कहाँ है? ये मद्रास में है। तो ये 3 स्थल मद्रास में पाए गए हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि इन सब में कौन कौन से औजार किस तरह के पाए गए हैं। इसके बाद है चिंगलपेट और सरखेज, ये आंध्र प्रदेश में मिलेंगे आपको। ये 5 और ये 6 नंबर, ये 5 और 6 नंबर चिंगलपेट और सरखेज, ये आंध्र प्रदेश में पाए गए हैं। इसके बाद भीमबेटका, बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ की चित्रकारी, गुफा की चित्रकारी मिली है। भीमबेटका, हथनौरा, नरसिंह और आदमगढ़, ये 4 स्थल यूपी से मिले हैं, जो यहाँ पर हमने दर्शाया है। भीमबेटका 7 नंबर, 8 नंबर हथनौरा, 9 नंबर नरसिंह और 10 नंबर आदमगढ़। तो ये एमपी का भाग है जहाँ से हमें निम्न पाषाण काल के अवशेष मिले हैं, औजार मिले हैं। और एग्ज़ाम में यही आता है, आपको यहाँ से डिनोट करने के लिए पूछा जाएगा कि निम्न पूरा पाषाण काल यहाँ पर रख दिया जाएगा चित्र बनाकर। तो वहाँ आपको बताना होगा कि आदमगढ़ है कि भीमबेटका है कि हथनौरा है, ये स्थल को पहचान करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद है मिर्ज़ापुर बेलन घाटी, तो ये यूपी का स्थल है। जैसा कि हमने देखा सोहन घाटी, तो सोहन घाटी यहाँ यूपी हमने लिख दिया है, यूपी नहीं है, पश्चिमोत्तर प्रांत है पाकिस्तान का, आज ले लीजिए। तो ये सोहन घाटी पाकिस्तान में है। मिर्ज़ापुर और बेलन घाटी ये कहाँ पर है? यूपी में है। 11 नंबर ये है आपका मिर्ज़ापुर, यहाँ पर है बेलन घाटी।
तो इस तरह से यूपी के एग्ज़ाम में हर बार ये यहाँ से सवाल आता है और यहाँ से क्या चीज़ प्राप्त हुआ है ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए, इसके बाद फिर आप बुक्स पढ़ेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। इसके बाद स्थल है होसंगी जो कर्नाटक में मिला है, तो 13 नंबर यहाँ पर है होसंगी कर्नाटक में। अब यहाँ से कौन कौन सा औजार मिला है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद नेवासा, बोरी और इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में ये इनाम गांव है जो कि ये 15 नंबर पर ही ये मान के चलेंगे हम। यहाँ पे नेवासा, बोरी और इनाम गांव यहीं पर तीनों क्षेत्र महाराष्ट्र में पाए गए हैं। तो इस तरह से निम्न पूरा पाषाण काल में हमें ये जो अभी स्थल लिखे गए हैं ये सारे स्थल हमें भारत के इन जगहों पे मिले हैं। अब आपको ये चाहिए कि आप वीडियो को पॉज कीजिए और अपने कॉपी पे इस इंडिया का मैप बनाकर और उन स्थलों को उस पर दर्शाइए और फिर उसको फिर बिना देखे हुए फिर एक बार दर्शाइए। इससे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद कहीं भी प्रीलिम्स में पूछा जाए या मेंस में आप उत्तर जरूर दीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं मध्यपुरा पाषाण काल में कौन कौन से स्थल मिले थे। तो बेलन घाटी जो पहले से चला रहा था वो इस काल में भी वो जगह गांव रहा। चकिया वाराणसी एक नया ऐड हुआ 14 नंबर, तो चकिया वाराणसी एक नया शहर बना यहाँ पे। इसके बाद नेवासा महाराष्ट्र, यही हमने देखा था नेवासा महाराष्ट्र इस काल में भी आ गया था इसी काल में, तो इस काल में भी ये जगह बना रहा ये महाराष्ट्र। इसके बाद डिडवाना राजस्थान के एक नया जगह बना क्षेत्र मिला। तो डिडवाना यहाँ पर है, ये क्या कहते हैं, हाँ ये 16 नंबर यहाँ पे डिडवाना है। तो इसके बाद फिर हम ये देखते हैं तो मध्यपुरा पाषाण काल में ये ज़्यादा नहीं एक ही स्थल याद रखना है, डिडवाना राजस्थान में एक नया शहर बना। तो यहाँ से क्या खुदाई में मिला वो हम आगे देखेंगे। उत्तर पूरा पाषाण काल, उच्च या उत्तर पूरा पाषाण काल, इस कालखंड में कौन कौन से नए नए शहर बने या गांव बने ये हम देखेंगे। चौपानी मांडो जो यूपी में है 17 नंबर आपको यहाँ देखना है चौपानी मांडो। इसके बाद लोहदा नाला 18 नंबर, ये आपका लोहदा नाला है। फिर इसके बाद में रेणुगुंटा है, कहाँ पर है ये रेणुगुंटा, यहाँ पर है मद्रास जिले में, मद्रास राज्य में था। कुरनूल की गुफा कर्नाटक में 20 नंबर यहाँ पर है। तो इन स्थलों को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इसको दिमाग में सेट करना है क्योंकि सवाल यहीं से आते हैं ज़्यादा। इसके बाद है मध्य पाषाण काल। तो ये हमने अभी देखा पूरा पाषाण काल को अभी हमने देखा। पूरे पाषाण काल को 3 खंडों में बांट करके इतिहासकारों ने इन स्थलों की पहचान की थी। अब हम देखेंगे मध्य पाषाण काल, अब दूसरा कालखंड हम देखेंगे। वैसे इतिहासकारों ने शुरुआत में 2 ही कालखंड बनाया था पाषाण काल को, एक पूरा पाषाण काल और एक नवपाषाण काल, लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड होने के कारण एक बीच में मध्य पाषाण काल ला दिया गया। तो अब हम इसके बारे में देखें तो 3 यहाँ पे नए नए स्थल प्राप्त हुए। पहला है सराय नाहर राय जो यूपी में है 21 नंबर। इसके बाद बागोर है राजस्थान 23 नंबर, ये राजस्थान। तो इस मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल यहाँ पर मिला। फिर महादहा जो 22 नंबर यहाँ पर है, यूपी में है। तो इस तरह से यूपी पीसीएस के कई सारे एग्ज़ाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद है नवपाषाण काल, और नवपाषाण काल में बहुत एग्ज़ाम में इस स्थल से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए मध्य पाषाण काल को देख लेने के बाद अब हम आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल के कुछ ऐसे ये शहर हैं या गांव हैं जो एग्ज़ाम में हमेशा बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर इन सब स्थलों को अगर ज़्यादा न भी याद हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नवपाषाण काल के बारे में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नवपाषाण काल के बारे में हम देखते हैं कौन कौन से स्थल मिले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पिंगली हाल, ये कर्नाटक में मिले हैं 24 नंबर। तो ये कर्नाटक में पिंगली हाल मिले हैं।
इसके बाद मेहरगढ़, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, VVI है ये मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? आज के पाकिस्तान इलाके में है। यहीं से प्रथम कृषि का साक्ष्य मिला था। तो ये मेहरगढ़ किस एज में मिला है भाई? तो नवपाषाण काल में मिला है ये। तो यहीं से ऑप्शन रहेगा, या तो नवपाषाण काल में मिला है कि मध्यपाषाण काल में या पुरापाषाण काल में मिला है। तो इन स्थलों को हमें अच्छे तरीके से याद करना होगा। फिर एक है कोल्डिहवा, ये है यूपी का ही भाग है। कोल्डिहवा जो 26 नंबर पे है, यहीं पर कोल्डिहवा है। फिर इसके बाद 27 नंबर है यहाँ पे चिरांद, बिहार में यहाँ चिरांद है। फिर इसके बाद बुर्जहोम या गुफकराल, और गुफकराल, बुर्जहोम यहाँ पर है और गुफकराल यहाँ पर है। तो इन सारे स्थलों को आपको अपने पेज पे, कॉपी पे अच्छे तरीके से, जो बुक्स होंगे, अगर एनसीईआरटी के 11th क्लास के बुक हैं आपके पास, ओल्ड एनसीईआरटी, तो ये सारे स्थल वहाँ पर दर्शाए गए हैं। एक बार जा कर के आप उसको ज़रूर पढ़ें, तब जा कर के आपको ये सारे चीज़ समझ में आएगा। अब अगली वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इन टाइम पीरियड में कौन कौन सी संस्कृतियाँ विकसित रही होंगी। तो एक कॉमन सेंस हमें ये लगाना है कि जो भी निम्न पुरापाषाण काल के चाहे जितने भी स्थल मिले हैं, इन सबको हमने कैसे जाना कि पलवरम हो, सोहन घाटी हो, आदमगढ़ हो या भीमबेटका हो, ये एक ही संस्कृति की हैं या एक ही निम्न पुरापाषाण काल के हैं। तो उसको पहचानने का सिर्फ हमें एक ही तरीका था, यहाँ के मिले हुए औजार। तो जो औजार हमें सोहन घाटी से मिले हैं, वही औजार हमें नेवासा से, वही हथनौरा से, वही भीमबेटका से मिले हैं। तो इस आधार पर हमने इन सारे स्थलों को एक जगह रख दिया कि ये निम्न पाषाण काल के हैं। इससे थोड़ी सी उन्नत किस्म के औजार बने तो उसको हमने मध्यपाषाण काल में रख दिया। इससे कुछ और उन्नत औजार मिले हमें, उसे हमने उत्तर पुरापाषाण काल में रख दिया। और इससे भी ज़्यादा उन्नत, यानी कि और ज़्यादा अच्छे किस्म के औजार मिले तो मध्यपाषाण काल हमने रख दिया। उससे भी ज़्यादा उन्नत किस्म के औजार मिले तो उसे हमने नवपाषाण काल का नाम रख दिया। तो औजारों के मिलने पर हमने कालखंड का बंटवारा किया है। तो अगली बार हम जो पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि इन सारे की संस्कृतियाँ एक रहेगी। निम्न पुरापाषाण काल की जो संस्कृति मिलेगी वो इन सारे स्थलों की एक ही संस्कृति होगी। तो इसी आधार पे हम, ये आपका पहला वीडियो है पाषाण काल का। अगला वीडियो फिर हम लाएंगे इसके दूसरे पार्ट का, जिसमें ये बताया जाएगा कि इस स्थल पर कौन कौन सी संस्कृतियाँ विकसित हुई थी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।